Good morning, students. So this next lecture of atomic structure. लास्ट लेक्चर में हमने किया था बोर मॉडल. इसमें हम कर रहे हैं एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, मींस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम, एमिशन, एब्जॉर्प्शन, इसके बारे में भी पढ़ेंगे. पहले हम इसके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एंड दिस इज अ स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन एट हाइड्रोजन लाइक एटम्स. Hydrogen like atom means the species having one electron. Hydrogen like species means having one electron, like helium positive, Li2 positive, beryllium 3 positive. So these are the species which have only one electron, like He positive has only one electron. Lithium 2 positive has also one electron. So this spectrum is for all the species which have one electron. So this is not for multi-electron system. This is only for single electron systems. Okay. And these are the energy levels like N1, N2, N3, N4. And here is a nucleus. So these are the energy level. Energy increasing from bottom to top. E1 is less than E2, so on. And at the end we have infinity level. That is the level that is not under the influence of nucleus, far away from the nucleus. That we call it a infinity level. And its energy is known as a E infinity. And we assume that when the electron is present in this energy level, means electron is present in away from the nucleus influence, means an isolated electron, uski jo energy hai that we considered zero. So isolated electron means the electron which is not under the influence of any nucleus, the energy of that electron is taken as zero. इसको बोलते हैं E infinity. तो जब हम हाइड्रोजन गैस को एक लो प्रेशर पे लेके, ओके, कैसे बनता है ये स्पेक्ट्रम, उसमें क्या क्या आएगा. तो दिस इज अ एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. मैंने अभी बोला कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन दो होते हैं. अभी मैं इसके बाद टॉपिक है छोटा सा, उसमें बताएंगे. एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि लाइट किसी सोर्स से एमिट हो रही है, उसको हम प्रिज्म, जैसे मान लो नॉर्मल लाइट है, व्हाइट लाइट, उसको प्रिज्म में से पास कर दें. प्रिज्म में से पास होने के बाद वो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मींस बिग गौर जिसको हम बोलते हैं, जैसे रेनबो बनता है, वो मिशन स्पेक्ट्रा होता है. अब इस मिशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि व्हेन हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर इज टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब. जब हमने डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस ले ली लो प्रेशर पे, एंड द लाइट एमिटेड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जब हम करंट पास करेंगे तो लाइट एमिट करेगी वो ट्यूब, और उस लाइट को हम प्रिज्म में से पास करके जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. करना क्या है, एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस डाल दी, जैसे कैथोड रे ट्यूब थी ऐसे ही डिस्चार्ज ट्यूब, और उसको पोटेंशियल अप्लाई किया. जब पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो लाइट प्रोड्यूस होगी उस ट्यूब में से. उस लाइट को प्रिज्म में से पास किया, पास करने के बाद हमें स्पेक्ट्रम मिला, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. उसमें कुछ बैंड्स नजर आते हैं, 6 बैंड्स नजर आते हैं, तो इसको बैंड स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं. स्पेक्ट्रम जो नजर आएगा वो ऐसा होगा, ये ऐसे ग्राफिक शीट पे, जैसे ये एक बैंड हो गया आपका, ये दूसरा, ग्रुप ऑफ लाइंस कॉल्ड बैंड. तो ऐसे करके हमारे पास उसमें जो है वो बैंड 6 बैंड नजर आएंगे टोटल. ठीक है, these are the bands. Band means group of single lines. These lines are called transition lines or emission lines. होगा कैसे कि जैसे अब हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस को हमने कहाँ रखा हुआ है, लो प्रेशर पे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर. जब हम उसे करंट देंगे तो अब हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो हर एक एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और जब हम उसे एनर्जी देंगे तो एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट तो होगी नहीं. किसी हाइड्रोजन एटम को एनर्जी ज्यादा मिलेगी, किसी को कम, मींस किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज्यादा मिलेगी, किसी को एनर्जी कम मिलेगी. अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी
these electrons they receive, they jump from the ground state to excited state. अब वो कहां पे है, n इक्वल टू 1 पे. दिस इज द ग्राउंड स्टेट. जब हम एनर्जी देंगे तो क्या होगा, जितनी जितनी किसी को एनर्जी मिली उस हिसाब से वो जंप करेंगे. कोई सेकंड पे पहुंच गया, कोई थर्ड पे पहुंच गया, कोई फोर्थ पे पहुंच गया, कोई नाइन्थ पे पहुंच गया, कोई बाहर भी चला जाएगा जिसको ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी. अब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ग्राउंड लेवल से वो जंप करके पूरे के पूरे ऊपर चले गए. अब वहां पे उनकी एनर्जी ज्यादा है तो वो वहां पे स्टेबल नहीं है. स्टेबल नहीं है तो दे कम बैक. व्हेन दे कम बैक दे एमिट एनर्जी. जितनी उन्होंने ऑब्जर्व की थी उतनी एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में वो एमिट करेंगे. उसी से स्पेक्ट्रम बनता है. अब इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो, 2 पे हो, 3 पे हो, 4 पे हो, वो आना कहां चाहेगा, ग्राउंड स्टेट पे. तो ऐसे करके जैसे मान लो सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट पे आ गए, उसका एक बैंड बनेगा. फिर हम कहते हैं कि नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड लेवल पे आके रुक गए. जो थर्ड पे था वो भी सेकंड पे आ गया, फोर्थ पे था वो भी सेकंड पे आ गया, तो वो सेकंड बैंड बन जाएगा. अब ये बैंड कैसे बनेगा, अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, 2, 3, 4, 5 अप टू 9 घूम रहे हैं. अब उन्होंने आना है वापस. जब इलेक्ट्रॉन 1 पे आते हैं, किसी भी लेवल में हो, 3 में हो, 4 में हो, 9 में हो, इन्फिनिटी पे हो, लेकिन आए 1 पे, तो उसमें एक फर्स्ट बैंड ये वाला बनेगा. कैसे, अब 2 पे है तो भी वो 1 पे आ रहा है, 3 पे है तो भी वो 1 पे आ रहा है, 4 पे है तो भी 1 पे आ रहा है, 5 पे है तो भी 1 पे आ रहा है ना, 6 पे है, 7 पे है. तो इन्होंने सबने कहा आना है, ग्राउंड स्टेट पे आना है. इन्फिनिटी पे है तो भी वो 1 पे आ रहा है. तो ये फर्स्ट बैंड बन जाता है हमारा. साइंटिस्ट के नाम पे इसको हम बोलते हैं लेमैन सीरीज. ये जो यहां पे है, दिस इज योर लेमैन सीरीज. ग्रुप ऑफ लाइंस इज अ बैंड. अब ये जितनी भी बैंड्स हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन 2 पे था 1 पे आ गया, 3 पे था 1 पे आ गया, इनको बोलते हैं, दे emit light or they emit energy in the form of radiation. So these are called emission lines or these are also called transition lines. Emission lines or transition lines. क्लियर बात. तो ये फर्स्ट बैंड बन गया. इन पर्टिकुलर जितनी भी लाइंस आपको नजर आ रही हैं, 2 से 1, 3 से 1, इनकी वेवलेंथ, वेव नंबर, एनर्जी कुछ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके लिए रैडब्रैग साइंटिस्ट ने एक फार्मूला दिया है, अभी मैं बता रहा हूं. पहले हम पूरा बैंड कवर कर लें. उस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो उसकी वेवलेंथ आ जाएगी, वेव नंबर आ जाएगा. तो ऐसे हम एनर्जी भी इसकी निकाल सकते हैं. तो इस लेमैन बैंड्स में अगर ये पूछा जाए कि मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो किसकी है, अब हमने इतना तो पढ़ा ही है कि एनर्जी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, E = hc/λ पढ़ा था. तो एनर्जी, ये एनर्जी है कम 1 और 2, तो इसका मतलब है इस फर्स्ट लाइन की जो वेवलेंथ है वो होगी मैक्सिमम. फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ होगी मैक्सिमम. ये जो लास्ट लाइन नजर आ रही है इसकी एनर्जी देखिए सबसे ज्यादा है, E1 से E∞, बहुत गैप है. अगर एनर्जी बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम एनर्जी है इसकी, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम. तो लास्ट ट्रांजिशन लाइन, जिसको हम लिमिटिंग लाइन भी बोलते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं लिमिटिंग लाइन. लिमिटिंग मीन्स दिस इज पुट अ लिमिट. सो दिस इज लिमिटिंग लाइन ऑफ लेमैन सीरीज. और लिमिटिंग लाइन की वेवलेंथ हमेशा क्या होती है, मिनिमम. फर्स्ट लाइन कौन सी है लेमैन की, N2 से N1 तक. तो इसकी एनर्जी कम है, नजर आ रही है, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम. ओके. तो अगर आपसे पूछता है कि लेमैन सीरीज की जो मैक्सिमम, जो ट्रांजिशन लाइन की वेवलेंथ मैक्सिमम है उसकी एनर्जी कैलकुलेट करो, तो वो भी हम कर सकते हैं. फर्स्ट लाइन की करो, सेकंड लाइन की करो, वो भी मैं बताऊंगा कैसे करना. अब दूसरी चीज, अब इलेक्ट्रॉन आए थे सारे के सारे n = 1 पे. अब दूसरा बैंड बनेगा जब इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो लेकिन वो 2 पे आके ड्रॉप हो जाएंगे, है ना. अब 2 पे आके ड्रॉप होंगे तो इलेक्ट्रॉन चाहे 3 पे हो, इलेक्ट्रॉन चाहे 4 पे हो, ऐसे वो आके गिरेगा कहां, 2 पे. सो दीज आर दी emission lines अगेन, है ना. 9 पे है वो भी 2 पे, इन्फिनिटी पे है वो भी 2 पे. ये भी कवर हो गया.
इसको हम बोलते हैं बाल्मर। ये साइंटिस्ट का नाम है बाल्मर सीरीज। यहां पे ये रहा हमारा बाल्मर, मैं इसको बता दूं, बाल्मर सेकेंड बैंड। क्लियर? तो ये लाइन ये कहां से स्टार्ट होता है? जब सारी की सारी ट्रांजिशन 2 पे खत्म हो तो एक नया बैंड बन जाता है। इसमें भी कितनी सारी इमिशन लाइंस हैं, इसकी भी लिमिटिंग लाइन है, इसमें भी वैसा ही होगा। अब इसकी जो फर्स्ट लाइन है बाल्मर की, वो कहां से कहां तक है? वो है N3 से N2 तक। और लिमिटिंग लाइन कहां से कहां तक है? N इन्फिनिटी से लेके N2 तक। वैसे इसमें होगा लिमिटिंग लाइन की वेवलेंथ मिनिमम, फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ मैक्सिमम। नेक्स्ट है हमारा, अगर सारी की सारी ट्रांजिशन 3 पे खत्म हो, 3 4 वाला भी 3 पे आ गया, 5 वाला भी 3 पे आ गया, 6 वाला भी 3 पे आ गया, 7 वाला भी 3 पे आ गया, 8 भी 3 पे आ रहा है, 9 भी 3 पे आ रहा है, इन्फिनिटी से भी 3 आ रहा है। ये तीसरा बैंड बन जाता है, वो भी देख रहे हो आप 6 बैंड में से। तो इसको हम बोलते हैं पाश्चन सीरीज। ये थर्ड वाला जो है इसका, ये है पाश्चन। क्लियर? अगर बैंड जो है नेक्स्ट सीरीज, अगर सारी की सारी ट्रांजिशन 4 पे खत्म हो, तो ये हो गया भाई हमारा 5 से भी 4, 6 से भी 4, 7 से भी 4, 8 से भी 4, 9 से भी 4, इन्फिनिटी से भी 4। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज, BRACKETD, ब्रैकेट सीरीज। अगर सारी की सारी ट्रांजिशन 5 पे ही खत्म हो, तो ये एक नया बैंड बन रहा है भाई। ठीक है? तो ये क्वेश्चन, ये ब्रैकेट हो गया। ये हो गया हमारा पफंड, PFUND, पफंड। बाल्मर, लेमैन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड पफंड, 5 हो गए। पफंड हो गया ये हमारा, ये पफंड। और लास्ट है हमारा हम्फ्री, ये लेटेस्ट है जो 6 पे जाके ड्रॉप करेगा। HUMPHERY, हम्फ्री। इधर हमारा ये रहा हम्फ्री सीरीज। तो ये 6 बैंड्स हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर। ओके, तो कैसे बनते हैं ये मैंने बता दिया आपको। पहले क्या था हमारे पास? हाइड्रोजन गैस लो प्रेशर पे, उसको हमने वोल्टेज अप्लाई किया। वोल्टेज अप्लाई करने से क्या हुआ? जितने इलेक्ट्रॉन उस गैस में थे, बिकॉज जितने भी एटम है सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, सभी ने एनर्जी ली, जंप करके ऊपर चले गए। अब वो ऊपर से वापस आ रहे हैं। अगर वो 1 पे आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं लेमैन सीरीज। ये आपको सीक्वेंस में याद करनी होगी, लेमैन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पफंड, हम्फ्री, इसी सीक्वेंस में। क्लियर? इसमें जो लेमैन सीरीज है, इसकी हम वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे तो ये अल्ट्रावायलेट रीजन में आएगी। हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो अल्ट्रावायलेट उसमें था कॉस्मिक, गामा, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, IR, इंफ्रारेड, है ना? वैसे ही तो लेमैन सीरीज जो है वो यूवी रीजन में आएगी। इसमें जो बाल्मर सीरीज है वो आती है हमारी विजिबल रीजन में। ठीक है? लेमैन सीरीज कहां आएगी? ये आएगी हमारी यूवी रीजन में। और बाल्मर कहां आएगी? ये आएगी हमारी विजिबल में। इसका मतलब हमें सिर्फ बाल्मर सीरीज ही नजर आएगी, इसमें ये गौर नजर आएगा 7 कलर। और ये सारी, ये जो 3 है हमारी, ये आएगी IR में। और ये लास्ट वाली है, ये आ जाएगी फार IR। फार IR मतलब थोड़ी वेवलेंथ और ज्यादा। तो ये इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर कहाँ कहाँ इसकी पोजीशन है ये मैंने बता दिया। लेमैन सीरीज की आप वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे। हाँ, अगर थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि बाल्मर सीरीज की फर्स्ट 4 लाइन ही विजिबल में आ रही है, बिकॉज वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ईच एंड एवरी इमिशन लाइन बाय अ फार्मूला। तो अगर हम लेमैन सीरीज की वेवलेंथ कैलकुलेट करें फ्रॉम दी फर्स्ट टू लास्ट, है ना, फर्स्ट की वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, लास्ट की वेवलेंथ मिनिमम होगी, तो एक पर्टिकुलर रेंज आ जाएगी।
फिर हम बाल्मर सीरीज करेंगे, उसकी एक पर्टिकुलर रेंज आएगी, बीच में गैप भी आएगा बाल्मर, और जैसे इसमें नजर आ रहा है ना वो गैप है ये वाला, तो आपको वहां पे भी गैप मिलेगा जब आप कैलकुलेट करोगे इनकी वेवलेंथ। रैडब्रैग्स फार्मूला, जैसे मैंने बताया था, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होगा जिसको हम बोलेंगे रैडब्रैग्स फार्मूला। RYD BERG, Rydberg formula. So this is your wave number, or you can write it 1 by lambda RH Z square 1 by N1 square 1 by N2 square। ये फार्मूला है जिससे आप किसी भी लाइन की जो है वेवलेंथ, वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें जो सिंबल्स हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। जो म्यू बार है वो है हमारा वेव नंबर, जिसके यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स होते हैं। लैम्डा आपको पता है क्या होता है, वेवलेंथ। रैडब्रैग्स, रेड जो है वो तो एटॉमिक नंबर। अब देखो जैसे मान लो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, किस किस के लिए यूज होगा, ये यूज होगा हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अगर आपको हीलियम दिया है हीलियम में भी यही लेमन सीरीज आएगी, लेकिन हीलियम के लिए जब हम ये अप्लाई करेंगे फार्मूला तो आपकी Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम। लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए करेंगे तो Z की वैल्यू आ जाएगी 3, लेकिन अगर हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं तो आप Z को भूल जाओ, बिकॉज Z इज 1। ओके, N1 N2 क्या है, दीज आर दी ट्रांजिशन, जहां पे ट्रांजिशन एंड होती है ना। N1 इज ट्रांजिशन एंड्स और N2 ट्रांजिशन स्टार्ट्स। RH हमारा है रैडब्रैग्स कांस्टेंट, रैडब्रैग्स कांस्टेंट। रैडब्रैग्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 109,677 इनवर्स होती है, सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन हम न्यूमेरिकल के अंदर ये वैल्यू ऐसे ही यूज नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। चेंज क्या करेंगे, 1.1 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स कर सकते हैं हम। 1 2 3 4 5 डॉट यहां ले आओ, उसको राउंड ऑफ कर दो। 1.1 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स हम वैल्यू जो है वो यूज करेंगे, आपको याद रखना। इससे हमारी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाएगी। तो अब मैं बता रहा हूं इसमें N1 और N2 के बारे में। अब देखिए इसमें जो सीरीज है हमारी, उनके लिए वैल्यूज जो है वो अलग अलग है। जैसे आप देख रहे हो लीमैन सीरीज है ना, N1 N2। लीमैन के लिए N1 1 है, मींस जहां पे ट्रांजिशन एंड हो रही है, और N2 क्या है, 2 3 4 5 6 7 इंफिनिटी। N1 1 है और N2 क्या है, जहां से वो आ रही है 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से इंफिनिटी से। क्लियर। ऐसे ही बाल्मर सीरीज दूसरे नंबर पे, बाल्मर में ये 2 हो जाता है, ये 3 4 5 6 7 8 इंफिनिटी। ओके, वहां पे 2 पे एंड हो रही, 3 से 2 4 से 2 5 से 2 6 से 2 7 से 2 लाइक दैट। तीसरा हमारा है पार्शियल, पार्शियल में ये 3, ये 4 5 6 7 8 9 इंफिनिटी। ब्रैकेट ये 4 हो जाता है, 5 6 7 8 9 10 इंफिनिटी। कोई भी आपने ये 9 तक ही क्यों लिया, ये कोई ऐसा कोई रूल नहीं है, कहीं तक भी आप यू हैव टू टेक एनर्जी लेवल्स, है ना। फर्स्ट को छोड़ के ऑल आर एक्साइटेड स्टेट्स। और फंड ये 5 हो जाता है, 6 7 8 9 से इंफिनिटी। और हम फ्री लास्ट ये 6 हो जाता है, ये 7 8 9 है,
ये आपको इसीलिए सीक्वेंस में याद रखना है सीरीज का कि बाल्मर, जैसे लेमन के बाद बाल्मर, पर्सन, ब्रैकेट, प्रफांड एंड हम्फ्री, सीरीज में, क्योंकि आपको फिर वैल्यू याद रखनी पड़ेगी ना इसकी N1 और N2 की, क्योंकि आपको क्वेश्चन क्या आ रहा है कि कैलकुलेट दी वेव नंबर और वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लेमैन सीरीज। तो फर्स्ट लाइन ऑफ लेमैन सीरीज कौन सी है, ये रही। N1 कितना होगा 1, N2 कितना होगा 2, है ना। यहां से भी देखो फर्स्ट लाइन ऑफ लेमैन सीरीज होगी 2 से 1, सेकेंड लाइन हो गई 3 से 1, फोर्थ लाइन हो गई 4 से 1। तो किसी की भी वेवलेंथ बोल सकता है, वो बोलेगा कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज कहां से कहां जाएगी, 4 से 2, 3 से 2 क्या जा रही है फर्स्ट, 4 से 2 क्या जा रही है सेकंड। अगर वो बोलता है कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ लिमिटिंग लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज, तो लिमिटिंग में आप क्या लोगे, इन्फिनिटी से 3, किसी की भी लिमिटिंग इन्फिनिटी से, ब्रैकेट की इन्फिनिटी से 4, प्रफंड की इन्फिनिटी से 5। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको इसी फार्मूले से वेवलेंथ जो है वो निकालनी है। मैं बता रहा हूं अभी छोटा छोटा क्वेश्चंस। जैसे मान लो कह रहा है कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ऑफ लेमैन सीरीज। लास्ट मीन्स लिमिटिंग। तो ये प्रॉब्लम है फर्स्ट, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ऑफ लेमैन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। लास्ट लाइन मीन्स लिमिटिंग लाइन। तो हम पहले क्या करेंगे, फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ लेमैन N1 1, N2 2। तो पुट द फार्मूला 1 लैम्डा, RH की वैल्यू 1.1 10⁵, Z की वैल्यू 1 है, हाइड्रोजन छोड़ दो उसको, 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर, तो ये हो गया 1.1 10⁵, 1/1 माइनस 1/4, तो 1.1 10⁵ मल्टीप्लाई 3/4, दिस इज 1 बाय लैम्डा। तो लैम्डा कैसे करेंगे, उल्टा कर देंगे इसको, 4/3.3 10⁻⁵। ये आपके पास 1.21 आ जाएगा, 10⁻⁵ आ जाएगा सेंटीमीटर में। नैनोमीटर में लिखोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 121 नैनोमीटर। ओके, तो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन 121 नैनोमीटर। फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ ही आ जाती है। अब हम करेंगे इसी में ही लास्ट लाइन, फर्स्ट की बजाय अब क्या आ जाता है, फॉर लास्ट, और इसको क्या बोलते हैं, और लिमिटिंग लाइन ऑफ लेमैन। अब N1 कितना है 1, और N2 कितना लेंगे आप, इन्फिनिटी। तो 1 बाय लैम्डा 1.1 10⁵, 1/1 स्क्वायर 1/इन्फिनिटी स्क्वायर, तो 1 बाय लैम्डा 1.1 10⁵ इंटू 1 ही आ गया। तो इसको उल्टा करना है, जस्ट 1/1.1 10⁻⁵। इसको डिवाइड करोगे 1 को 1 से, तो 0.91 ले लो इंटू 10⁻⁵ मीन्स 9.1 10⁻⁶ मीन्स 91 नैनोमीटर। तो कहां से कहां तक है लेमैन सीरीज, लेमैन सीरीज इज फ्रॉम 121 टू 91 नैनोमीटर। देखिए फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ ज्यादा है बिकॉज उसकी एनर्जी कम है, लास्ट लाइन की वेवलेंथ कम है तो उसकी, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो ऐसे हम बाल्मर में करेंगे कैलकुलेट। और देखिए बाल्मर की फर्स्ट लाइन, बाल्मर फर्स्ट लाइन
ऑफ बाल्मर। तो n1 कितना इसमें 2 और n2 कितना हो जाएगा 3। तो 1 बाय लैम्डा 1.1 10⁵, 1 बाय 2 स्क्वायर 1 बाय 3 स्क्वायर। तो 1 बाय लैम्डा 1.1 10⁵, 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9। तो ये आ जाएगा ये हमारा 1.1 10⁵ इंटू 5 बाय 36। तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा 36 डिवाइड बाय 5.5 10⁻⁵। एक जीरो ऊपर ले जाओ। तो करीब करीब अगर 360 को अगर आप 55 से डिवाइड करते भी हो तो मान लो 5 से कर दिया 572। तो ये 6.5 इंटू 10⁻⁵ आ जाएगा। मतलब ये आपकी 650 नैनोमीटर के आसपास आ जाएगी। और ये विजिबल में आ गया। आप देखो विजिबल होती थी 380 से लेके 760 तक, तो इसके बीच में आ गया 650। क्लियर। तो इसे हम किसी की भी वेवलेंथ, किसी का भी वेव नंबर जो है वो इस रिलेशन से जो हम निकाल सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास एमिशन लाइंस, कि हम एमिशन लाइंस को कैलकुलेट जो है वो कैसे करेंगे। एमिशन लाइंस का मतलब होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन मान लो फोर्थ लेवल पे पड़ा है तो वो कितनी लाइंस दे सकता है। हम देखेंगे सिंपली, इफ द इलेक्ट्रॉन इज एट नंबर 4, दीज आर दी 4 से एनर्जी लेवल्स n1 2 3 एंड 4। तो हमें निकालना है emission lines. If the electron is here, how many emission line this electron will give when it come back to the ground state? ग्राउंड स्टेट आने के लिए कितनी मिशन लाइन देगा। देखो यहां से यहां आ गया, इसने एक लाइन दे दी, फिर आगे यहां चला गया 2, फिर आगे चला गया 3, यहां से डायरेक्ट यहां गिर गया 4। ओके, यहां से यहां तो है, इधर सीधा चला गया 5 और सीधा आ गया तो 6। तो नजर आ रहा है देयर आर 6 लाइंस। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है हमारे पास, n-1/2। n है आपका एक्साइटेड स्टेट। ये तब फार्मूला यूज होगा जब आप ग्राउंड लेवल पे आ रहे हो, 4 से ग्राउंड लेवल पे। तो n की वैल्यू 4 हो गई, तो ये आ गया 3/2, तो ये आ गया आपकी 6 लाइन्स। तो दिस इज अ फार्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ emission line when the electron present in any excited state and it is coming back to the ground state। तो ऐसे एक और फार्मूला है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट पे नहीं आता। इफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन मान लो 7th एनर्जी लेवल एंड कमिंग बैक टू द सेकंड, नॉट टू द ग्राउंड, तब उसके लिए एक और फार्मूला है हमारे पास टू फाइंड द नंबर ऑफ emission line। वो फार्मूला जो हम यूज करेंगे when the electron is not coming back to the ground state, and that is your n2 minus n1, n2 minus n1 plus 1 divided by 2। So ये भी एक रिलेशन है जो हम यूज करेंगे when the electron is not coming to the ground state। ओके, जैसे ये एक छोटा सा क्वेश्चन, how many emission lines will be there when electron jumps back from 5th energy level to ground level। Second question, how many emission lines
if electron jumps back from n equal to 7 to n equal to 2. So now there is a difference, there is a major difference in these two problems. Like in the first problem, electron is coming back to the ground state, but in the second, electron is not coming back to the ground state. It will remain in the N2. So we have a two formula. When the electron is coming to the ground state, we will use this one. Okay. So now is in a fifth. So 5 minus 1 by 2. Number of emission line 5 minus 4 by 2, 10. The answer of first is 10. Now when the electron is emitted, that's jumped back from N7. 7 means N2 7. So 7 minus 2. 7 minus 2 plus 1 by 2. तो कितना हो जाता है ये हो गया हमारा 5 मल्टीप्लाई 6 by 2 15. तो ये 15 लाइन्स आ जाएंगी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर. क्लियर. आगे कंपैरिजन जो क्वेश्चन जेई मेन और नीट में पूछे जाते हैं उसमें उसके लिए ये आपको मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं कि जैसे क्वेश्चन आपको आ जाता है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन for which of the following transition energy will be maximum. एनर्जी के बारे में अगर पूछा गया है, ठीक है, अगर आपसे पूछा गया एनर्जी मैक्सिमम, उसके लिए क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम होगी, लेकिन उसके लिए लैम्डा क्या होगा, मिनिमम. उसके लिए जो दो लेवल्स होंगे N1 एंड N2. मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम वेवलेंथ उस केस में होगी जब आपका N1 लोएस्ट होगा और N2 जो है वो हाईएस्ट होगा. जैसे उसने एक प्रॉब्लम दे दी ए, इसमें 4 ऑप्शंस उसने दे दिए. फर्स्ट क्वेश्चन लाइक एक तो उसने दे दिया 2 5, ठीक है. बी है 3 से 4, सी हो गया 2 से 4 और डी हो गया हमारा 3 से 5. नेक्स्ट सेट जो दे दिया उसने, तो इसको 1 ले लेते हैं. 2, इसमें ए है 3 से 5, बी है 4 से 5, सी ऑप्शन है इसमें 5 से 6 और डी ऑप्शन है 7 से 8. एक और सेट थर्ड, ए जो इसमें दे दिया उसने 2 से इंफिनिटी, ओके, 1 से 2 बी, सी जो है वो है 4 से 5 और डी जो है वो है 1 से इंफिनिटी. तो हमें चूज क्या करना है. सो एक्चुअली देयर आर 3 क्वेश्चंस. For which of the following transition energy is maximum? First question is A, B, C, D, 4 option. Second question is again 4 option and third question is again 4 option. So what is the trick to find out which transition has a maximum wavelength? So trick is that for maximum wavelength N1 should be lowest, N2 should be highest. First we will find lowest N1. See in first question. N1. This is N1. Okay. Here we have a lowest N1. Okay. So this is actually 3. After the lowest N1, we will find the highest N2. Leave these two because they don't have a lowest N1.
So these are ruled out. Okay. Now we have option A and C, in which there is a lowest N1. Now we will find highest N2. Where is highest N2? Here. So your correct answer is C. Same in B. You can try. Lowest N1. Here. Only one option. So this is the answer. Lowest N1. N1 lowest is this. Okay. Highest N2. Highest N2 is infinity. So this is your answer. Okay. So this is for when the energy will be maximum. Next is next question किस फॉर्म में आ जाता है? For which of the following transition? For which of the following transition wavelength will be maximum? Okay. When your energy is minimum, your wavelength will be maximum. Then how to choose? For that, N1 should be highest. N1 आपकी क्या होनी चाहिए? Highest. N2 should be lowest. Lowest means it should be closest to N1. Keep in mind, it should be closest to N1. Lowest means this. Question is, A part है 6 to 8, B part है 4 to 5, C part है 6 to 7 और D आ जाता है 6 to 9 सॉरी और D आ जाता है 3 to 4. ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 है. इसकी 4 ऑप्शन. A है हमारा 2 से 7, B है 1 से इंफिनिटी और C है 3 से 10, 4 से 12. Okay. First we have to choose the highest N1. Your highest N1 is 6 in first case. So we have only 2 options, A and C. N2 should be closest to N1. In which case N2 is closest to N1? Here is 8. That is more close than 9. It means your correct answer is A. Come to B. Highest N1. There is only one option with highest N1. So this is your answer. So in this way, by applying these shortcuts, you can easily find out. ऐसे क्वेश्चन जेई में भी आते हैं, नीट में भी आपको मिलेंगे. इसमें उसने 4 ट्रांजिशन दे दी और पूछेगा कि विच विल हैव मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, लाइक दैट, कैसे भी मोल्ड करके. ओके. नेक्स्ट इज समथिंग about the ionization energy. Like if we have a ground state, for that n equal to 1. So that is, you can write that ground state energy. Ground state energy of hydrogen atom. What you will write is minus 13.6 eV, electron volt. If I say the ground state energy of He positive, that will be minus 13.6 Z square. Z is the atomic number, so you will put here 2.
So it become 13.6 into 2 square minus 54.4 electron volt. If we say that write ground state energy of Li2 positive ion, Z become 3. So minus 13.6 into 3 square, 9. So when you multiply, you will get 122.4 electron volt minus. So this is about the ground energy, ground state energy. So what is about the excited state? What is excited state? Except ground state, all other are excited state. Means when your n is 2, 3, 4, 5, infinity, that is called excited state. Okay, if n is 2, first excited state. So if you write here energy of first excited state of hydrogen. So you will write first excited state. Ground state is minus 13.6 divided by n square. First excited state is 2. So you will find it minus 3.4 electron volt. Energy of second excited state of hydrogen. Second excited state means 3 divided by n. You will write it minus 13.6 by 9 minus 1.55. Okay. Then energy, now do it carefully, of third excited state of Li2 positive ion. थर्ड एक्साइटेड स्टेट मींस n इक्वल टू 4. तो पहले हाइड्रोजन की निकाल लो, उसको Z से मल्टीप्लाई कर दो. इसे करेंगे तो हाइड्रोजन की फोर्थ n इक्वल टू 4 में एनर्जी कितनी होती है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मल्टीप्लाई किससे करेंगे एटॉमिक नंबर Z स्क्वायर 3 स्क्वायर 9. तो ये आ जाएगा माइनस 7.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So this is about the ground state and excited state energy of electron of hydrogen or other one electron system. Now third, there is a very important term that is called IE, ionization energy. We know that ionization energy is energy required to remove the electron. इसमें क्या होगा n2 infinity n1 1. n1 1 से इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएगा out of the atom. Like this is your electron, this is n1. It will be go out at infinity level. Energy required is called ionization energy. तो IE ionization energy किसके इक्वल होगी डेल्टा E. That is energy at infinity level minus energy at first level, or you can do it like this 13.6 Z square. Z is atomic number because this formula can be used for hydrogen or hydrogen like atom. So 1 by 1 square minus 1 by infinity square. So it's the form of Radbach's formula which can be used in the form of energy also. So ionization energy become equal to 13.6 Z square electron volt. अब किसी की भी आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो क्या करना है Z की वैल्यू पुट कर देनी है. ओके, जैसे ये थोड़ा सा क्वेश्चन है एक. कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम He positive and Li2 positive ion, lithium ion.
तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z1, तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। He2 पॉजिटिव के लिए Z2, पुट द वैल्यू हियर, आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी 2 स्क्वायर 4, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए सेट हो जाएगा 3, देन मल्टीप्लाइड बाय 9, तो आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 into 9, 122.4 electron volt. So ionization potential what is ionization potential? That is the potential means expressed in volt. Expressed in volt. Potential required to remove the electron to infinity from ground state. Potential required to remove the electron to infinity from ground state. N1 equal to n equal to 1, that is the ground state. लेके कहाँ जाना है? To infinity. जितनी एनर्जी चाहिए, जितना पोटेंशियल चाहिए, that is called a ionization potential. तो ये थी आयनाइजेशन एनर्जी की टर्म। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। एक टर्म होती है एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी ओके, इसको ई लिख लेते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड to excite the electron from ground state to any excited state. ग्राउंड स्टेट से कहीं पे भी लेके जाना हो, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, तो इसके लिए N1 1 होगा और N2 जो है वो 2, 3, 4, 5 इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है। दिस इज फॉर द एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी के लिए फार्मूला क्या होगा 13.6 Z स्क्वायर 1/1 स्क्वायर, क्योंकि हमें ग्राउंड स्टेट से ही लेके जाना है। N1 फिक्स है हमारी और N2 जो है वो वेरी करेगी, उसको लेके कहां जाना है। तो ये फार्मूला बन गया हमारा -13.6 into Z स्क्वायर 1 minus 1 by N2 स्क्वायर। तो किसी की भी एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी हो, इलेक्ट्रॉन 1 से 3rd में गया है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे 3 पुट करना है। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की विच मूव्स टू 4th लेवल, आपको सिर्फ n की वैल्यू कितनी पुट करनी है 4। ओके, now graphically if you want to understand this different types of energies, say this is our nucleus, these are the various energy levels. Okay, first excitation energy अगर हम देखें इसमें, तो ये n हमारा 1 है, 2, 3, 4, 5, इसको इन्फिनिटी ले लो। ओके, तो इसी में हम फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी अगर देखें तो कहाँ है? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी इज N1 to N2, दिस इज योर फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी कहां होगी? 1 से यहां ले जाए, दिस इज सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। यहां से यहां ले जाए, दिस इज थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। Where will you find the ionization energy here? Where will you find the ionization energy? Ionization energy is N1 to N infinity. This is your ionization energy.
Clear? So there is one problem. Calculate first excitation energy of Li2 positive ion. तो 13.6 इंटू लिथियम है 3 स्केयर 1 माइनस फर्स्ट एक्साइटेड है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 2 का स्केयर तो ये बन जाता है 13.6 इंटू 9 1 माइनस 1 बाय 4। ठीक है, तो यहां से हम आंसर जो है इसका एक्साइटेशन पोटेंशियल है जो वो निकाल सकते हैं। तो ये कुछ टर्म्स की एनर्जी रिलेटेड टर्म थी इसी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के साथ। सो इन दिस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वी जस्ट कंपेयर द रेडबैक्स फार्मूला विद आवर बोर मॉडल विद द प्रीवियस। दिस फार्मूला इज फ्रॉम बोर मॉडल, बोथ आर सेम। अगर हम रेडबैक यूज कर रहे हैं तो इसकी जगह पे रेडबैक्स कांस्टेंट आ जाता है। अगर हम बोर मॉडल यूज करके एनर्जी निकालना चाहते हैं तो इसकी जगह पे जो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 13.6 आ जाएगा। प्रॉब्लम फर्स्ट, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई फिफ्थ ऑर्बिट। कंपेयर योर आंसर विद आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम मीन्स that the energy required to remove the electron from the first orbit. That's the definition. Energy required to remove the electron from the first orbit. तो हम एनर्जी जो है फिफ्थ, अगर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में हो तो उस वहां से निकालना हो तो एनर्जी कितनी चाहिए। तो ये फार्मूला है हमारा जॉब वाला 21.8 10⁻⁻, या मोस्टली ये आपको प्रॉब्लम में दिया होता है, नहीं तो आप जो भी सबसे आसान फार्मूला अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन वो आप यूज कर सकते हो। एनसीए जॉब पर एटम का फॉर्मूला है। ओके, तो 21.8 10⁻⁹ जॉब। सो फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट, ऐसे आयोनाइजेशन एनर्जी होती है जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में हो, लेकिन उसने बता दी बोल दिया कि 5वें में पड़ा है तो आपका N1 कितना हो जाएगा 5, N2 कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर जाना है तो वो इंफिनिटी। तो ये आपकी एनर्जी कितनी आ जाएगी 21.8 10⁻⁹ 1 बाय 5 स्क्वायर 1 बाय इंफिनिटी स्क्वायर, तो ये 0 हो गया। इसको डिवाइड करोगे 21.8 10⁻⁹ को 25 से, तो ये आंसर आपका जो है वो आ जाएगा 8.72 10⁻20 जॉल। अब वो कह रहा है कंपेयर इट विद योर आंसर विद आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा 21.8 10⁻⁹, यहाँ पे हम माइनस साइन नहीं लगाते, तो इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हो जैसे इसी फॉर्मूले में पुट करें तो 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय, क्योंकि अब n क्या हो गया 1। आयोनाइजेशन हाइड्रोजन एटम का मतलब n क्या हो गया आपका 1, तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आपका इतने रह जाएगा 21.8 10⁻⁹ जॉल। तो आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसके आगे हम माइनस साइन नहीं लगाते। माइनस साइन जो है वो फार्मूले में इसलिए होता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज नेगेटिव। ओके, सो सेकंड प्रॉब्लम करते हैं। ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम था। उसके बाद सेकंड है हमारा एनर्जी एसोसिएटेड विथ first orbit in the hydrogen atom is minus 2.17 10⁻⁹ joule per atom।
18 दिया हुआ है। Alright. What is the energy associated with fifth orbit? What is the energy associated with fifth orbit? तो क्या करेंगे, ये भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। तो फिफ्थ ऑर्बिट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सीधा सीधा एनर्जी ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट -2.17 10⁻⁻18 बाय क्या होता है n स्क्वायर। ठीक है, n से 25 से डिवाइड कर दो इसको, -2.17 10⁻18 बाय 5 का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा -8.72 10⁻⁻20 जूल। नेक्स्ट प्रॉब्लम है P3, ये भी एनसीईआरटी की है। कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये सब एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स हैं, इजी है। अब बाल्मर सीरीज की जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किस लाइन की होगी, कौन सी ट्रांजिशन की होगी, जो फर्स्ट है ना। तो N1 आपका 2 हो जाएगा, N2 कितना हो जाएगा 3। बस आपने सीधा फॉर्मूले में पुट करना है। वेव नंबर 1/λ ही होता है, 1.1 10⁵, 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर। ऐसे करके आप इसका आंसर है जो वो निकाल लोगे। ये आपका आंसर है 1.523 10⁶ मीटर वर्स। अच्छा, आपका यहाँ सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि इसके यूनिट सेंटीमीटर वर्स होते हैं, तो आप उसको मीटर एंड वर्स में वो चेंज कर लोगे। तो ये हो गया 3 प्रॉब्लम्स। उसके बाद आ जाता है आपकी 4th प्रॉब्लम। तो इसमें एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन एनर्जी in hydrogen atom is given as En -2.18 10⁻⁻18 divided by n square जूल। उसने दे दिया। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड, to remove the electron completely from n equal to 2 orbit। ओके, साथ ही कह रहा है what is the wavelength, longest wavelength, what is the longest lambda wavelength of light in centimeter that can be used to cause this transition, मतलब इस ट्रांजिशन के लिए कितनी वेवलेंथ की हम लाइट यूज कर सकते हैं, ये है हमारी प्रॉब्लम। इसमें पहले हम एनर्जी निकालेंगे, n = 2 से इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारी जो एनर्जी है वो क्या आ जाएगी, डेल्टा E इन्फिनिटी माइनस E2। इन्फिनिटी 0 होती है, माइनस E2 की एनर्जी हम इससे निकालेंगे फार्मूले से, -2.18 10⁻⁻18 बाय n की वैल्यू 2 तो 4। ये निकालने के बाद आपकी एनर्जी जो है वो आ जाएगी
5.45 10⁻⁻19 जूल ये आ गई एनर्जी। उसके बाद उसने बोला वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा H डेल्टा E इजिकल टू HC बाय लैम्डा। हमें लैम्डा चाहिए तो क्या करेंगे, HC बाय डेल्टा E। H की वैल्यू आपको पता है, कांस्टेंट है 6.626 10⁻⁻34। C की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸। लैम्डा की आपकी वैल्यू निकाल ली 5.45 10⁻�90। तो इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो ये आपकी वेवलेंथ आ जाएगी 3.647 10⁵। उसने सेंटीमीटर में बोला था तो इसको सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं इसमें, इस चैप्टर में। अब एनसीईआरटी की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना। तो मैं भी कोई असाइनमेंट दूंगा आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, इस चैप्टर की, इस टॉपिक्स की। तो पहले अच्छे से ये पूरा लेक्चर सुनने के बाद फिर आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना। साथ साथ एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम है जैसे मैंने 2-3 करवा दी, बाकी की आप खुद ट्राई करोगे।